मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमारे विशेष कार्यक्रम नेताजी घर पर है के लिए आज हम आए हैं नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर एक बहुत प्रतिष्ठित चुनाव की सीट है, क्योंकि इस सीट से पिछले 2 चुनाव में जालिम सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इस बार उनके बड़े भाई केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। लगभग 2,15,000 की वोटरों की इस सीट से जालिम सिंह पटेल 2 बार सफलतापूर्वक चुनाव जीते थे। पिछली बार उनका अंतर लगभग 15,000 वोट का था। इस सीट पर एक बार फिर उन्हें विश्वास है कि उनके बड़े भाई चुनाव जीतेंगे। आज हम नरसिंहपुर में जालिम सिंह पटेल के घर पर हैं। यहीं से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रहलाद पटेल जी के साथ। लंबे ध्यान और पूजन के बाद जब प्रहलाद पटेल बाहर निकल कर आए तो उनका इंतजार कर रहे थे हमारे कुछ मीडिया के बंधु। सुबह से जो मुद्दे हैं, जो आज होने वाला है, उसके लिए मीडिया के बंधु हमारे तैयार हैं। अब इसके बाद प्रहलाद पटेल नाश्ते की टेबल पर जाएंगे। बहुत संतुलित नाश्ता है, क्योंकि पूरे दिन भर आपको भागदौड़ करनी है, लोगों से मिलना है। इसमें पोहा है, दही है, पराठे है, चार है। आइए हम प्रहलाद जी के साथ इस नाश्ते को देखते हैं। 5 दिन से ज़्यादा 5 या 7 दिन लगेंगे 100% बूथों में जाने। बहुत संतुलित नाश्ता करते हैं आप। बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया आपने। हम सात्विक नाश्ता करते हैं जी। संतुलन प्रकृति ने बना के रखा है, माँ की कृपा है तो संतुलन बना रहता है, लेकिन सात्विकता और संकल्प से बंधा हुआ हमारा आहार है। कई सारी चीज़ों का आप त्याग किए हुए हैं। ये परम पूज्य श्री वावसी जी की कृपा है कि हम जैसे लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ दिया उस समय जब उम्र उत्पात मचाने की थी। उसके बाद में जब उन्हें देह बदली तो मैंने, चूँकि मैं मीठा बहुत खाता था, हम गेहूं के बेल्ट के लोग हैं, तो हमने प्योर गेहूं और शक्कर को त्यागा। और इस इतने नाश्ते से अब पूरा दिन आपका काम चलेगा लंच तक। नरसिंहपुर में जिस घर में जाओगे वो खिलाए गई। यहाँ माला खरीद के नहीं देनी पड़ती, भोजन नाश्ते का पैसा नहीं देना पड़ता। ये नरसिंहपुर है जी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें राजनीति के जो दोष हैं वो अभी इस धरती पर नहीं है, इसलिए हम ना चाहें और लोगों को ये भी पता चल गया है, मतलब मालूम ही है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो हमारे अनुकूल ही मिलेगा। तो आप मान कर चलिए कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहें। आप नाश्ता भी शुरू करें। हम आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि परिवार में कौन कौन हैं, क्या करते हैं, राजनीति में कौन कौन है। राजनीति में तो मुन्ना भैया ही हैं। मेरी पत्नी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मुन्ना भैया चुनाव लड़ते थे तो उनका प्रचार करने वो आती थी, या मैं लड़ता हूँ तो जाती है प्रचार करने के लिए। तभी तो बड़ी बिटिया, उसके बेटा है हुआ है तो उसी में व्यस्तता थी, 2-3 दिन से उन्होंने चलना शुरू किया है। मोनू भैया के नहीं रहने के बाद मुन्ना भैया ने प्रबल को पहली बार इस प्रचार के सहयोग में बुलाया। ये तो सामान्यतः हमारे परिवार से कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि कोई राजनीतिक कार्यक्रमों में परिवार के लोग। तो अब आपकी विरासत के लिए, मुन्ना भैया की विरासत के लिए प्रबल को तैयार किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ और मुन्ना भैया ने जो कदम उठाए परिवारवाद पर तमाचा है। एक कार्यकर्ता के नाते उनको नरसिंहपुर में चुनाव लड़ना उनकी बाध्यता थी और स्वाभाविक है पार्टी परिणाम जब देख चाहती है
तो ऐसे लोगों को छोड़ती नहीं। विरासत इस आधार पर नहीं हो सकती कि वो कोई मेरा बेटा है इसलिए वो राजनीति में आएगा। ये बात पार्टी तय करेगी, उनके काम करने का तरीका और आचरण तय करेगा कि वो सार्वजनिक जीवन में कैसे आते हैं। सार्वजनिक जीवन में जाने के 10 तरीके हैं। व्यापार के माध्यम से जाएं, उसमें परोपकार करने लगें, आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करें, ये इस पर निर्भर करता है। हम लोगों के जीवन का संघर्ष का रास्ता था, इनके जीवन में संघर्ष का रास्ता नहीं है। इनके पास संसाधन है, ये ज़रूरतमंदों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं इस पर इनका भविष्य तय होगा। परिवार के नाते कि मेरे कोई बेटे हैं, और ये बात तय मान के चलिए, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो प्रबल जी की या फिर राजनीति की, मुन्ना भैया तय करेंगे। पिताजी और माताजी का आपका बहुत राजनीति में लाने में और उन्हें आपको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। पिताजी तो आपको हमेशा से प्रेरित करते रहे कि सार्वजनिक जीवन में जाएं, ऐसी जानकारी है मुझे लगता है कि जब आप राजनीति में हम लोगों की शुरुआत हुई थी तब संघर्ष बहुत था। मुकदमे, झूठे मुकदमे, फिर अपमान, ये सब परिस्थितियाँ थी। लेकिन ये सच है कि मेरे परिवार ने सदैव मेरा साथ दिया। और तो और मुन्ना भैया की भूमिका मेरे छोटे भाई की कभी नहीं रही, बड़े भाई की ही रही। मेरे बच्चों की फीस या बाकी जो परिस्थितियाँ बनी, मैंने तो व्यापार किया नहीं, तो उस कारण से ये परिस्थितियाँ आज भी मेरे पास जो है वो परिवार का दिया हुआ है। आप जबलपुर का एक घर छोड़ दीजिए जो मैंने बैंक लोन से लेके किस्त पटा के किया, बाकी चाहे जहाँ पर भी मेरी पास नाम से मेरी संपत्ति होगी वो मुन्ना भैया ने ही या उनके मित्रों ने करके दी है। तो मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ। आपके एक बड़े भाई साहब भी हैं जो केंद्र सरकार के बड़े पद पर रिटायर हुए हैं, पर कभी भी वो हमेशा से राजनीति से दूर रहे हैं, गुमनामी में रहे हैं। उन्होंने कभी आपके पद, आपके नाम का उपयोग नहीं किया। मुझे अच्छे ध्यान है, मैं सांसद बनकर गया तो उनका मकान बहुत छोटा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ जाइए। तो उन्होंने कहा भाई आपका काम आप करो, हमारा काम करेंगे। संडे को बच्चे अगर बोलेंगे तो मैं आपके घर में आके बच्चे से खेल सकते, रह नहीं सकता साथ में। तो ये मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता होनी भी चाहिए कि, और यही राजनीति का दोष है कि आदमी जैसे ही थोड़ा बहुत ताकतवर बनता है वो परिवार के इर्द गिर्द बाहर देखना ही नहीं चाहता। इस मामले में भी हमारा परिवार भाग्यशाली है, मैं हूँ या मुन्ना भैया हूँ। हमारे जो सहयोगी लगातार काम करते हैं, आप उनकी जगह पर अपने परिवार के लोगों को जगह देंगे, ये गड़बड़ होगी। अब नाश्ते के बाद अब दिन भर राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। अभी परिवार की बात हुई, घर की बात हुई, और अब दिन भर चलेंगी राजनीति की चर्चाएं। अब आज के राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए प्रहलाद पटेल और उनके साथ उनके भाई जालिम सिंह पर निकल रहे हैं। दिन की शुरुआत होती है गौ सेवा से। यह प्रतिदिन का काम है। ये गौ माता प्रतिदिन जालिम सिंह पटेल के घर पर आ जाती हैं। जब प्रहलाद पटेल इस घर में होते हैं वो भी गौ सेवा करते हैं, और ये तो रोज की आदत है। दोनों भाई गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं। जरारू धाम करके एक गौ आश्रम बनाया है जहाँ पर लगभग 1500 से ज़्यादा गाय हैं जो लोग छोड़ देते हैं, घायल होती हैं या दूध नहीं देती हैं। उनको प्रहलाद पटेल ने जरारू धाम में स्थान दिया है। क्या है प्रहलाद जी वो जरारू धाम अभयारण्य की कल्पना आपकी? हमारे आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और खेती की आयु, इन 3 बातों के लिए गौवंश सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी सारी अर्थव्यवस्था में और हमारे कृषि के विज्ञान में ये महत्वपूर्ण अंग था। दुर्भाग्य से जब हमने मशीनीकरण स्वीकार किया तो जो गैर जिम्मेदारी से हमने गौवंश को नकारा, वो आज बड़ी चुनौती हमारे सामने है। खेती की उर्वरा शक्ति के लिए भी, हमारी धार्मिक मान्यताओं को गाय को जो स्थान दिया गया, गाय ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके गोबर, पेशाब, खाल, मांस, हड्डी
उसकी श्वास, उसका सींग, सबके उपयोग है। अन्यथा कोई दूसरा जीव ऐसा नहीं है जिसकी इन सारी बातों का मरने के बाद उपयोग हो। उसका जिंदा में भी उपयोग है और मरने के बाद भी उपयोग है। लोग तो सिर्फ दूध की चर्चा करते हैं, मैं तो बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ दूध छोड़कर। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ताकत है वो गौवंश है। ठीक है, ये दौर है अभी बीच में, फिर से लोग पलट कर लौट कर आ रहे हैं, उनको आना पड़ेगा। तब तक हमें लगता है कि हमें गौवंश के संरक्षण पर जितना संभव हो सके हमें अपनी सामर्थ्य से और सहयोगियों के सामर्थ्य से करना चाहिए। उसी का एक प्रकल्प है जरारू धाम। हमारे साथ विधायक, 2 बार से विधायक जालन सिंह पटेल साहब हैं। अभी जैसे प्रहलाद जी कह रहे थे कि वो तो चेहरा हैं, काम तो आपके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ पिछले 10 वर्षों में आपके कोई 10 महत्वपूर्ण काम जो आपने नरसिंहपुर जिले में किए हो। नरसिंहपुर जिले में सड़कों की बात करें, बैराज डैमों की बात करें या नगर विकास की बात करें, स्वास्थ्य के शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो अनेक काम किए हैं। नरसिंहपुर विधानसभा अभी तक लगभग 1,32,58,42,15,000 के आसपास हमने काम किए हैं। अभी तक कहा जाता था कि बड़ा भाई छोटे भाई को स्थापित करता है, पर प्रहलाद पटेल जी बार बार ये कह रहे हैं कि मुन्ना भैया जालन सिंह पटेल ने मुझे अब विधायक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको एक जब बड़ा भाई छोटे भाई की तारीफ करता है? नहीं, वो तो पहले से स्थापित नेता हैं, इसमें लक्ष्य नहीं। विधानसभा पार्टी ने पहली बार विधानसभा उनको यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मैंने आग्रह किया पार्टी से कि यहाँ से लड़ना चाहिए उनको, और दूसरी सीट से भी उनसे छिंदवाड़ा और सिवनी और जबलपुर की किसी से चुनाव लड़ना था, पार्टी ने तय किया था। मैंने आगे निवेदन किया कि वो यहाँ आके चुनाव लड़ें। ये इसलिए कि जो वो हम संपूर्ण जीवन वो पूरे प्रदेश में देश में काम करते रहे, और उनका जो काम करने का जो तरीका है और जो जिस सिस्टमेटिक तरीके से विकास के काम और अन्य काम करते हैं, इस दृष्टि से हमारे नरसिंहपुर जिले की आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस ज़िले में विधानसभा में अच्छे काम होंगे। एथेनॉल प्लांट की अगर हम बात करें, 20% डीजल पेट्रोल में मिलाने की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, तो हमारे ज़िले में संभावना है। गन्ना 50% मध्य प्रदेश का गन्ना है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में गन्ना है। मक्का है, उससे बन रहा है, धान से बन रहा है। तो ये हमारे यहाँ ये वो काम वो कर सकते हैं, सेंट्रल में वो रहे हैं, इसके लाभ मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज है या और भी जो बड़े बड़े काम है जो अभी छूट गए हैं वो काम पूरे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जालन सिंह पटेल का मानना है कि उन्होंने अरबों के काम तो इस जिले में करा दिए हैं, लेकिन अब जो कुछ काम रह गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सहयोग से भी किए जा सकते हैं, अब उनके लिए आगे की रास्ता प्रहलाद पटेल जी शुरू करेंगे। आज दिन भर प्रहलाद पटेल के जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले कुछ शहर के वरिष्ठ नागरिकों के और गणमान्य नागरिकों के घर बैठक के लिए जा रहे हैं। उसके बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। घर परिवार गौ सेवा के बाद अब चर्चा होगी राजनीति की। हम जानना चाहते हैं प्रहलाद पटेल ने अपने छात्र जीवन से जो राजनीति शुरू की वो कैसे शुरू हुई, किन किन पड़ावों से गुजरते हुए एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अभी चल रही है। प्रहलाद जी, कैसी रही आपकी राजनीतिक यात्रा? छात्र जीवन से आपने राजनीति शुरू की? मैं मिडिल स्कूल में था तब जो अपना आजकल की भाषा में हेड बॉय, उस समय तो मॉनिटरी होते थे, तो वो मैं बना था। उसके बाद में जेपी आंदोलन, तब हम लोग 10वीं 8वीं में थे। जेपी आंदोलन के बाद में जब कॉलेज में पहुंचे तब तक उम्र के ये जो चीज़ें आदमी समझता है उन बातों को लेकर एक विद्रोह का भाव पैदा हुआ, जो स्वाभाविक तरीके से नौजवान के मन में होता है। और उसी का परिणाम था कि हम सरकार से लड़ते रहे, तो जो कांग्रेस का कल्चर है उसने फर्जी मुकदमे लगाना, जो झुके नहीं उसको मुकदमे लगाकर उसको जेल में डालो तो वो हो जाए। पर जबलपुर की छात्र राजनीति की अपनी एक तासीर थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि आखिरकार मुझे जब पास होने के बावजूद भी जब हॉस्टल में एडमिशन नहीं दिया तो फिर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मेरे पिताजी ने भी जाकर कहा, लेकिन कोई बात मानी नहीं गई। लेकिन बस वहाँ से शुरुआत हुई। फिर भी
कांग्रेस के खिलाफ जो और लड़ने का संकल्प था वो और मजबूत हुआ। पर एक परिस्थिति ऐसी भी आई कि पिताजी का एक चुनाव था जिसमें उनके हमारे सबके पारिवारिक एक चौधरी सुरेश चंद्र जी थे, तो उन्होंने उनको कांग्रेस से नगर पालिका को उम्मीदवार बना दिया। तब तक हम लोग इतने प्रतिबद्ध हो गए थे कि मैं अपने पिताजी को भी वोट देने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि उसके पहले वो निर्दलीय ही जीते। बाकी जो था, मेरे दादाजी सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो सोच था वो एंटी कांग्रेस था। तो ये धीरे धीरे करके चीज़ें बनती गई और मैं वहाँ से निकला। पर मेघराज जी जैन हमारे संगठन मंत्री होते थे, युवा मोर्चे में मैं आया तो इस ज़िले में काम करने के लिए आया था। पता चला कि मुझे ही जिलाध्यक्ष बना दिया। जब मैंने सारी तैयारियां की तो संयोजक तो मुझे बनाया, बाद में जिलाध्यक्ष भी मुझे बना दिया। तो दलीय राजनीति की शुरुआत फिर यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद मैं विभाग का अधिकारी बना, जिसमें 5 जिले थे। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी के पास 2 जिले थे, मेरे पास 5 थे। बाद में प्रदेश का मंत्री, महामंत्री, ये बहुत तेज़ी के साथ बना। लेकिन उसी बीच में 89 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ जनता दल से, और मुझे चुनाव के लिए कहा गया। उस समय कार्यकर्ता के नाते हाँ कहना ही था। सिवनी की सीट कोई अच्छी सीट भी नहीं थी, लेकिन गठबंधन में वो जनता दल को चली गई। सभी लोगों ने तय किया कि नहीं, चुनाव लड़ना है। मैंने भी तय किया कि चुनाव लड़ना है, और बस वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई कि गार्गी शंकर जी जैसे अपराजय कांग्रेस के नेता वो मुझसे चुनाव हारे, और जनता दल के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। मैं एक ही सीट से चुनाव हारा जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का एमएलए था, वहाँ मैं सबसे पीछे रहा, बाकी मैं चुनाव जीत गया। तो ऐसी राजनीतिक यात्रा है जो शुरू हुई। उसके बाद फिर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी में भारत में और कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने अभी तक 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा हो, और पिछले 8 मतलब चुनाव आप लोकसभा के लड़ चुके। ये मध्य प्रदेश में तो सच है कि मैं, बाकी देश का तो मुझे बहुत, जब शायद शरद यादव भी ऐसे लोगों में है, पर मध्य प्रदेश में तो मैं अकेला हूँ जो 4 अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों से लड़ा। बस हमारी राजनीतिक यात्रा इसी तरह चर्चा के साथ चलती रहेगी। अब प्रहलाद जी एक शहर के विशिष्ट नागरिक के घर पहुंच गए, हम भी चलते हैं, आइए। नरसिंहपुर के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता नेमा साहब के यहाँ हम पहुँचे हैं। भाई साहब, ऐसा ये चित्र देख के लग रहा है कि नेमा साहब से आपका बहुत पुराना संबंध है। हाँ, मैं युवा मोर्चे में जब शुरू में काम करने के लिए आया तब गिनती के लोग होते थे, तो बाबूजी के पास तवाना होता था, और हम लोगों पे, गोटेगांव के लोगों पे मुकदमे बहुत बनते थे। तो कोर्ट में बिना फीस के जो मुकदमे लड़ता था वही हमारी ताकत भी थी। उसमें बाबूजी सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, ये बात सही है, और भी लोग थे, लेकिन सबसे उम्र वाले व्यक्ति। और पार्टी में भी मुझे लगता है कि अब उनसे ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति और दूसरा है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह से प्रहलाद पटेल के प्रशंसक और शुभकामनाएं देने वाले वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं। अब आगे हमारी यात्रा चलती रहेगी, फिर हम चलते हैं किसी अगले पड़ाव की ओर। प्रहलाद पटेल के जनसंपर्क का अब दूसरा दौर चालू होने वाला है। सुबह से वो शहर के विशिष्ट नागरिकों से मिलने उनके घर गए थे। अब जैन मंदिर के दर्शन करने के बाद जैन समाज के नागरिकों से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद पत्रकार वार्ता होगी और फिर विद्यार्थियों से मिलेंगे जो इनके सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। भारी संख्या में जैन समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं जो लगातार प्रहलाद पटेल से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। नरसिंहपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
प्रहलाद पटेल और उनके वर्तमान भाई जालम सिंह पटेल आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जालम सिंह पटेल का दावा है कि अभी तक उन्होंने 1 खरब 32 अरब 57 करोड़ 43 लाख 80 हजार के विकास कार्य कराए हैं और इन्हीं कार्यों को लेकर आज वो पत्रकारों के सामने हैं और भविष्य में उन्हें लगता है कि प्रहलाद पटेल को उनके किए गए कार्यों का लाभ मिलेगा। प्रहलाद पटेल ने अभी अभी पत्रकार वार्ता में अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, जैसे ये वचन पत्र कहते हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल का ये मानना है कि वो कहते नहीं करते हैं। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि अब आप क्या करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज की डिमांड यहाँ की पुरानी डिमांड है। भारत सरकार की जो स्वास्थ्य की जो हमारा रोड मैप था, कोरोना के पहले ही प्रधानमंत्री ने तय किया था कि हर 3 लोकसभा के बीच एक मेडिकल कॉलेज होगा। बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी उनको अपग्रेड करके हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। फिर राज्य सरकार ने भी उसमें इनिशिएट किया और हम तेज़ी के साथ में जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा में ये गारंटी देना, ये भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार का संकल्प है। इसलिए नरसिंहपुर में मेडिकल कॉलेज हो, ये जनता का मानना भी है, ठीक है, और हमारा संकल्प भी है कि ये निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात, हम नरसिंहपुर ज़िले में जब खड़े हैं तो एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है। दलहन में, तिलहन में, ग्रेन्स में या गुड़ में, गन्ने में, ये गुड़ एक हमारे लिए नई वो है। तो हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और सप्लाई चेन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें क्लस्टर डेवलप करना होगा। और मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कल जो बात कही थी कि देश में 100 ज़िले ऐसे हैं जो निर्यात के हब हैं, 101वें ज़िले का जो नाम होगा वो नरसिंहपुर का होगा। फिर हम सोशल एक्टिविज़म की बात करते हैं कि बच्चे नौकरी करने जाएं या पढ़ने जाएं, ये परिवार पर बड़ा तनाव है, खर्चे बहुत हैं। तो जो विधायक पाठशाला मुन्ना भैया की है उसको हम अपग्रेड करेंगे, IIM, IIT या फिर UPSC की तैयारी के लिए हम वर्चुअल फैकल्टीज़ को कनेक्ट करके, ताकि ये जो व्यय होता है, बाहर जाने का जो तनाव होता है, परिवार पर भी होता है, बच्चों पर भी होता है, इससे हम मुक्ति पाएँ। तो मुझे लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट का या संकल्प पत्र का मतलब यही है कि हम 1 महीने पहले 3 फसलें होती हैं तो हम उनको कॉन्फ्रेंस करके मोटिवेशन दें कि आप नकल मत करिए कि एक आदमी गन्ना बो रहा है तो बाकी सारे लोगों को बोना है। ये परिस्थिति कई बार बहुत नुकसान कर देती है। मैंने एक समय सोयाबीन के खिलाफ मुहिम चलाई थी, लेकिन अब गन्ने की स्थिति भी उसी हालत पर है। तो मुझे लगता है कि इस सैचुरेशन पर जाने की बजाय हमें मिक्स क्रॉप की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये बातें एक दिन में नहीं हो सकती हैं। गैस क्रॉप से अगर किसान को बाहर लाना है तो उससे बेहतर लाभ वाली किसी फसल पर आपको उसको डाइवर्ट करना होगा, और इसके लिए परिश्रम लगता है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको कन्वेंस करें। प्रहलाद पटेल संकल्पित हैं कि अब नरसिंहपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा और जो विधायक पाठशाला चल रही है उसे वर्चुअली कनेक्ट करके देश के बड़े शिक्षक अब बच्चों को बनाएंगे। इसके बाद प्रहलाद पटेल भोजन के लिए जाएंगे, कुछ विशिष्ट जनों से मिलेंगे और उसके बाद शुरू होगा जनसंपर्क, रथ से संपर्क और रथ की सभाएं। अब हम आपको ले चलेंगे रथों की सभाओं में। सुबह 8 बजे से शुरू ही चुनावी यात्रा को थका देने वाला क्रम अब 3 बजे प्रहलाद पटेल के भोजन के साथ ख़त्म हो रहा है। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा। क्योंकि प्रहलाद पटेल बहुत सारी चीज़ों का अपने भोजन में सेवन नहीं करते, जिसमें शक्कर है, जिसमें गेहूं है, तो बहुत सादा, सात्विक और कम खाना खाते हैं, जिससे कि दिन भर स्फूर्ति बनी रहे। और रात तक एक बार फिर जो राजनीतिक यात्रा का दूसरा दौर शुरू होगा अब, जहां गांव में जाकर बहुत सारी सभाएं करेंगे, उसके लिए एनर्जी मिलती रहे। तो प्रहलाद जी बस भोजन करने के बाद हमारे साथ अब गांव की यात्रा और जनसंपर्क यात्रा पर चलेंगे। नरसिंहपुर जिले का ये निवारी गांव है। लगभग
200-250 घरों का ये गांव है और 4000 से ज़्यादा आबादी इस जगह है। बहुत सारे वोट हैं, आदिवासी भी हैं, गौंड भी हैं और लोधी वोट भी इस विधानसभा के इस गांव में हैं। आज प्रहलाद पटेल की इसे रथ सभा कहा जाता है। इस रथ सभा का मतलब यह है कि रथ में ही सब सारे साउंड बॉक्स वगैरह लगाए गए हैं और प्रहलाद पटेल और उनके भाई जालम सिंह पटेल इस रथ से चारों तरफ जाते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। नेवारी गांव की सभा के बाद प्रहलाद पटेल अपने कुछ शहर के गांव के वरिष्ठ लोगों के साथ विराजमान हैं। प्रहलाद जी, बहुत देर से ये लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आपका और इस गांव में जो आपके वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप एक विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आकर? इतनी बड़ी संख्या में सुनने आए, उनको सबको धन्यवाद। और उसके बाद ये लोकतंत्र का पर्व है, मुझे विश्वास है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। नेवाड़ी बहुत जागृत स्थान है। एक समय हम लोग आते थे तो 5-15 लोग इकट्ठे नहीं होते थे। ये बदलाव विकास का बदलाव। तो ये जो महिलाएं बैठी इतनी बड़ी संख्या में, आपको लगता है कि ये इनको लाडली बहना का लाभ मिला है तो ये आपके पास आई? मुझे लगता है कि पहले कभी नरसिंहपुर जिले में ये चित्र दिखता नहीं था। ये चित्र बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन और आशीर्वाद मातृशक्ति का है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, ये पूछेंगे कि उन्हें जो सरकार की योजनाएं हैं, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि लाडली बहना का लाभ आपको मिला है? हाँ, मिला है। तो क्या लाडली बहने के लाभ को मिला है आपको, तो आप उसका आप किसको वोट देंगे? मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी है, उसमें लाडली लक्ष्मी योजना का भी जो बना है उसका कार्ड, तो उसको बाद में योग भी मिलेगा, इसलिए मैं तो बीजेपी को ही दूंगी। यस। और भी हम कुछ लोगों से पूछते हैं, आपको जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिला है? हाँ, मिला है। किस योजना का लाभ मिला? लाडली बहना का, आवास योजना का। हाँ, अभी गैस का कनेक्शन नहीं मिला है। गैस का कनेक्शन। अच्छा, ये बताइए जो 1250 रुपए आपको मिलते हैं, क्या करती हैं इसका? इसका अभी मैंने निकाले नहीं है, अभी डले हैं। अभी धनतेरस के दिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फिर आपके पास पैसा आएगा, तो वो भी अब निकालेंगे तो धनतेरस को खर्च करेंगे। तमाम महिलाओं को यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसलिए ऐसा लगता है कि ये महिलाएं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करने वाली हैं, क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की है अभी उनको लाभ भी मिले हैं और वो अपना रुख कमल की तरफ दिखा रही हैं। आप सभी जानते हैं मेरे पास है, पेयजल भी मेरे पास है। कल जब मैं भाषण कर रहा था वो आंकड़ा 13 करोड़, हमें 11.5 करोड़ केवल धारा की, जहाँ पर हमें वोट नहीं मिलता था। नेताजी घर पर है कि यह यात्रा आज सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 घंटे हो गए हैं, 8 बजने वाले हैं, पर अभी भी अनवरत यह यात्रा चल रही है। प्रहलाद पटेल ने आज कई सारी सभाओं को संबोधित किया और लगातार इतनी बड़ी भीड़ प्रहलाद पटेल की सभाओं में उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद अभी प्रहलाद पटेल 2 और सभाओं में जाएंगे, उसके बाद घर पहुंचेंगे। ये मेहनत है एक प्रत्याशी की, ये सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन चल रही है और न सिर्फ नरसिंहपुर जिला बल्कि प्रहलाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लगभग 60 सीटों की जिम्मेदारी देकर रखी है। तो सुबह से लेकर शाम तक या तो नरसिंहपुर में या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रहलाद पटेल लगातार मेहनत कर रहे हैं। एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम नेताजी घर पर हैं कि यह यात्रा हमने नरसिंहपुर के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के साथ आज सुबह 8 बजे शुरू की थी।
10 बजे चुनाव प्रचार का समय जैसे ही खत्म हुआ, काफिला वापस लौट रहा था। लेकिन प्रहलाद पटेल को न सिर्फ नरसिंहपुर की बल्कि प्रदेश के कई सारे जिलों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। रास्ते में ही उन्हें खबर आई और वो अपने घर वापस लौटने के बदले जबलपुर की तरफ निकल गए, क्योंकि उन्हें कल फिर किसी नए जिले में चुनाव प्रचार के लिए जाना है। ये है NDTV और आप देख